आइए हम लोग भौगोलिक खोज पढ़ते हैं। आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। देखिएगा, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफिकल डिस्कवरी। देखिएगा भौगोलिक खोज क्या है। तो भौगोलिक खोज का मतलब वैसे भूभाग से है जो पृथ्वी पर कहीं ना कहीं है, लेकिन उसका जुड़ाव अन्य देशों के साथ नहीं है। और वह जुड़ाव कैसा हो सकता है? सांस्कृतिक, सामाजिक या फिर व्यापारिक जुड़ाव हो सकता है। तो वैसा क्षेत्र, वैसा जगह, वैसा देश जो इस पृथ्वी पर जो है, लेकिन उसका अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक, राजनीतिक या व्यापारिक जुड़ाव नहीं है, संबंध नहीं है। देखिएगा, अब एक युग आया यूरोप में, अंधकार युग। तो अंधकार युग में जो है काफी मानव का जो मानसिक विकास लोगों का बहुत कम हुआ, और उसमें लोग जो है धर्म के जो है रीति रिवाजों में बंध कर रह गए थे, और विशेष तौर पर जो है चर्च का बोलबाला था। यहाँ देखेंगे वैसा युग जिसका इतिहास काफी खराब रहा है, तथा जिसमें साहित्य, संस्कृति, विज्ञान आदि का विकास नहीं के बराबर हुआ, वह क्या कहलाया? अंधकार युग कहलाता है। इसमें लोगों की स्वतंत्रता और समानता का काफी हनन हुआ अंधकार युग में। यह जो है घटना जो है यूरोप में चल रही थी। उसके बाद देखिएगा, विश्व के इतिहास में समुद्री यात्रा और भौगोलिक खोज का काफी जो है यह महत्व रहा है और आश्चर्य का विषय रहा है। देखिएगा, भौगोलिक खोज में सबसे आगे जो है यूरोप के देशों में स्पेन और पुर्तगाल सबसे जो है आगे रहे। उनको जो है वहाँ के जो राजा थे उन लोगों को भी कुछ ज़्यादा इसमें रुचि था, और वे अपने नाविक और व्यापारियों को ज़्यादा सपोर्ट किए, धन दिए और राजनीतिक संरक्षण दिए, हर तरह के सुख सुविधा देकर उनको जो है प्रेरित करते थे ताकि वे समुद्र में जाए और नया नया देश के पता लगाए। अब यहाँ से पहले हम लोग मूलभूत बातें पढ़ते हैं तो आगे ले चलते हैं। देखिएगा, इसी चैप्टर को आगे बढ़ते हुए बढ़ेंगे जब, तो आगे बताया जाएगा कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ, कैसे कैसे, समझते हैं ना। तो पहले शुरुआत कर देते हैं हम लोग यहाँ से। तो ये बात जान गया, भौगोलिक खोज समझ गए, अंधकार युग समझ गए। देखिए, कुछ बातें आपको है जो बताते हैं। देखिए, अटलांटिक महासागर को जो है उस समय अंध महासागर कहा जाता था, आज भी है। तो कारण यह था कि उसमें जो है जाने के बाद जो है व्यक्ति दिग्भ्रमित हो जाता था, उसको जो है आगे कोई रास्ता ही नहीं दिखता था, और काफी बड़ा है ना। तो अटलांटिक महासागर को ही क्या बोलते हैं? अंध महासागर का दर्जा दिया गया है। एक जगह है जेरूसलम, जो आधुनिक इजराइल देश में अभी पड़ता है। इस स्थान को लेकर, यानी जेरूसलम को लेकर ईसाई और मुसलमानों के बीच जो है काफी युद्ध हुआ। वह युद्ध जो है धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है। 15वीं सदी के 5 दशक पहले तक यूरोप और एशिया के बीच व्यापार जो है कुस्तुनतुनिया, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। 15वीं सदी के 5 दशक तक जो है यूरोप और एशिया से जो है, एशिया के जैसे देश हो गए अपना भारत के साथ है, या अन्य कहीं अफगानिस्तान के साथ है, या जिसके साथ भी कुछ लेना देना हो, तो उन लोगों को जो है कुस्तुनतुनिया के रास्ते जो है आता था वो लोग एशिया में। फिर क्या हुआ इस बीच? तो यूरोप के लोग जो है भारत से बहुत सारा मसाला यहाँ से वहाँ पे ले जाते थे। यूरोप के अधिकांश देश जो थे वो जो है, यूरोप के अधिकांश क्षेत्र जो है ठंडे इलाका होता था, तो वहाँ पे बहुत ठंडा पड़ता था, और उन लोगों को जो है ठंडा से बचने के लिए, अपने शरीर को गर्म रखने के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा मीट का प्रयोग वो लोग करता था खाने में। और ज़्यादा दिन उस मीट को रखने के लिए, 2 दिन 4 दिन के लिए रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए कुछ मसालों का प्रयोग करना पड़ता था। पहले जो फ्रिज की व्यवस्था नहीं था, अतः वो लोग जो है एक ऐसा मसालों का लेप लगा कर उसमें रखते थे, और लगा कर उसको जो है उसमें पका कर रखते थे ताकि मीट जो है कुछ ज़्यादा दिन चले भी और स्वादिष्ट भी हो। और सबसे बड़ी बात कि मसाले जो है उनके शरीर को गर्म रखते थे। अतः वो मसाले कहाँ से मिलते थे इन लोगों को? तो वो मसाला आपको भारत से मिलता था। अतः यूरोप के लोग भारत से बहुत सारा मसाला, काली मिर्च, लौंग, अदरक, दालचीनी, बहुत सारी मसाले यहाँ से वो लोग ले जाते थे अपने देश यूरोप में।
तो यूरोप और भारत का जुड़ाव जो है बहुत पहले से रहा है। तो फिर एक सवाल आप जानते हैं, पढ़ते बीच बीच में, कि भारत के खोज जो है वास्को डी गामा किया। तो यह जो बात है, दरअसल वास्को डी गामा भारत के खोज वो नहीं किया, बहुत पहले से ही भारत और यूरोप का व्यापार होता चला आ रहा था। और 1498 में जो है वास्को डी गामा एक नया रास्ता खोजा था यूरोप से इंडिया यानी भारत आने का रास्ता। दरअसल कारण यह था कि रास्ता जो पहले जिस स्थल मार्गों से व्यापार होता था यूरोप और भारत का, वह रास्ता जो है ब्लॉक हो गया। और ब्लॉक कैसे हो गया? दरअसल कुस्तुनतुनिया जो बताया है, इसी रास्ते से व्यापार हो रहा था। और यहाँ पे तुर्की के बाद ध्यान दीजिएगा, 1453 में घटना हो गया। तुर्की में जो है एक नया साम्राज्य के उदय हुआ। तुर्की में एक नया साम्राज्य, उस्मानिया साम्राज्य का उदय हो गया। शुरू में वो बहुत छोटा साम्राज्य था, लेकिन धीरे धीरे अपने संघर्षों और युद्धों के द्वारा वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने लगा और इतना शक्तिशाली हो गया कि एक दिन वह क्या किया कि कुस्तुनतुनिया, देखिएगा यहाँ पे एक और बात जान लीजिए, प्राचीन रोमन साम्राज्य जो यूरोप में पड़ता था, यूरोप का इटली की तरफ पड़ता था, प्राचीन रोमन साम्राज्य काफी विशाल था, उसका साम्राज्य बहुत दूर तक फैला हुआ था। तो प्राचीन रोमन साम्राज्य जो है आगे चलकर दो भागों में बट गया, एक पूर्वी रोमन साम्राज्य और एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य। एक पूर्वी रोमन साम्राज्य और एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी जो है रोम बनाई गई। पश्चिम कह रहे हैं, पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी जो है, हाँ ध्यान सही है, पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी जो है रोम बनाई गई। और पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी जो है कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया जो दिख रहा है ये वाला पार्ट आप लोग, तो पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया में बनाई गई। उसके बाद क्या हुआ, तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम बनाई गई और पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी जो है कुस्तुनतुनिया में बनाई गई। तो पूर्वी रोमन साम्राज्य को जो है बैजंतिया साम्राज्य बोला जाता था। पूर्वी रोमन साम्राज्य को बैजंतिया साम्राज्य बोला जाता था और बैजंतिया साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया थी। 1453 में जो है, जो तुर्की में नया साम्राज्य आया था उस्मानिया साम्राज्य, उसने बैजंतिया साम्राज्य को चैलेंज कर दिया युद्ध के लिए, और दोनों में जो है युद्ध हुआ। उस युद्ध में यह हुआ परिणाम कि कुस्तुनतुनिया यानी बैजंतिया साम्राज्य हार गया और उसका पतन हो गया। उस्मानिया साम्राज्य जीत जो है दर्ज कर लिया और कुस्तुनतुनिया पर अब जो है उस्मानिया साम्राज्य का अधिकार हो गया। उस्मानिया साम्राज्य यानी तुर्की के अधीन में अब कौन हो गया है? कुस्तुनतुनिया हो गया। कुस्तुनतुनिया को जो है कॉन्स्टेंटिनोपल बोला जाता था। कॉन्स्टेंटिनोपल, ये इंग्लिश में इसको बोला जाता था। तो 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की के उस्मानिया साम्राज्य का अधिकार हो जाता है और वह जो है उसके बाद जो यूरोप से जो आने का रास्ता था, यूरोप से जैसे ही एशिया में एंट्री करेगा, जब तक कुस्तुनतुनिया नहीं जाता तब तक वो यूरोप में नहीं आता। कुस्तुनतुनिया के बाद बीच में जो है एक जल संधि थी, छोटा सा जल संधि थी जो काला सागर और मरमरा सागर के को जो जोड़ती थी। वह जो संधि था आपको कह दे बास्पोरस की संधि थी। वो क्या थी? बास्पोरस की संधि। यहाँ देखिएगा, यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा हम बता दें डायग्राम से, इस तरह कुछ ऐसा था। इधर था टर्की इधर हो गया, तुर्की हो गया, और इधर था यूरोप। यूरोप का जो है इधर यही पार्ट जो है यहाँ पे क्या था, कुस्तुनतुनिया का पार्ट था। तो इधर से अगर कोई यूरोप के लोग जाता था तो कुस्तुनतुनिया होकर ही आपको यहाँ एशिया में एंट्री करना होता था। इधर जो था काला सागर था, इधर काला सागर था, यहाँ पे और छोटा सागर था मरमरा सागर, और बीच में जो है एक जल संधि थी, पतली जल संधि थी। इसको बोला जाता था बास्पोरस की संधि, बास्पोरस की जल संधि, बास्पोरस जल संधि थी। और इसी जल संधि को लोग पार करके यहाँ से यूरोप से एशिया में एंट्री करते थे और यहाँ से टर्की से अपना आते हुए कई रास्तों से होते हुए उन लोगों को आना पड़ता था और यहाँ तब जाके वो भारत पहुँचते थे। भारत से उन लोगों को फिर रिटर्न होने के लिए बहुत सारे मसाले लेकर वो यूरोप जाते थे। तो भारत से वो अपना अफगानिस्तान गए, चूंकि उस समय पाकिस्तान था नहीं,
तो अफगानिस्तान जाते थे, और अफगानिस्तान के बाद इराक, ईरान होते हुए अपना वो टर्की पहुंच गए। टर्की जाने के बाद वो इस जल संधि को पार करके कुस्तुनतुनिया यानी अपने क्षेत्र यूरोप में चल जाते थे। क्योंकि कुस्तुनतुनिया यूरोप का ही हिस्सा था उस समय, तो कोई दिक्कत नहीं था, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा था। लेकिन जैसे ही ये कुस्तुनतुनिया टर्की के अधिकार क्षेत्र में आ गया, तुर्की के कब्जे में आ गया, तो ये उस्मानिया साम्राज्य अर्थात तुर्की के जो नया शासक हुए वह विभिन्न प्रकार के व्यवधान, परेशानियां पैदा करने लगी और बहुत सारा टैक्स लगा दिए यूरोप वासियों पर। और ऐसी स्थिति में उन लोगों के लिए व्यापार करना फायदेमंद नहीं रह गया, इतना टैक्स देना पड़ जा रहा था कि जिसके वजह से उन लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था। अतः उन लोगों ने विचार किया कि एक ऐसा फिर दूसरा रास्ता ढूंढा जाए ताकि हम लोग जो है अच्छा से अच्छा मुनाफा कमा सके। और हम लोग को जो है यूरोप वालों को तो मसाला हर हाल में चाहिए, क्योंकि शरीर की गर्मी के लिए और अच्छे स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए इन मसालों का जो है काफ़ी आवश्यकता था उन लोगों को। फिर क्या हुआ, अतः यूरोप के लोगों ने फिर एक और रास्ता ढूंढा अरब के रास्ते से। वो क्या करता था, इंडिया से हिंद महासागर और हिंद महासागर से अरब जाता था, वहाँ से भूमध्य सागर को पार करके अपना यूरोप के देशों में प्रवेश कर जाता था, इटली, फ्रांस, एथेंस जैसे देशों में। उसके बाद पूरे यूरोप में जो है इसका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, सब जो भी वस्तु जाता था। तो क्या हुआ, यूरोप वाला अरब वाला भी कुछ डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया, क्योंकि अरब वाले ने सोचा यही अंतिम सबके लिए आस्था है क्योंकि उधर कुस्तुनतुनिया जो है तुर्की के कब्जे में आ गया है, तो कोई उपाय ही नहीं है यूरोप वालों के लिए, इसी रास्ते से उसको जाना होगा, अतः मोटा टैक्स देना होगा। फिर वहाँ से यूरोप वालों जो है परेशान हो गए और उन लोगों ने अब क्या किया, एक नए तीसरे रास्ते के तलाश में पड़ गया जहाँ कोई व्यवधान न हो, कोई डिस्टर्ब न हो और हम क्या करें अच्छे से लंबे वक्त तक क्या कर सके, व्यापार कर सके। अतः यहाँ जो यूरोप के इस कार्य में जो है, इस रास्ते खोजने के कार्य में सबसे पहले जो है आगे आए स्पेन और पुर्तगाल। स्पेन और पुर्तगाल जो देश थे, इस भौगोलिक खोज, उसी को क्या कहा गया, भौगोलिक खोज, वो लोग जो है इस कार्य में सबसे आगे आ गए। चलिएगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप। तो पुर्तगाल के जो शासक थे और स्पेन के जो शासक थे, वो लोग जो है चाह रहे थे कि कोई रास्ता मिले। अतः स्पेन से सबसे पहले क्या किया गया था, क्रिस्टोफर कोलंबस को जो है भारत के मिशन पर, भारत खोज के मिशन पर भेजा गया 1492 में। ध्यान दीजिएगा, पहले सुन लीजिएगा ताकि आप लोगों को ये सब समझने में सहूलियत होगा, और आगे भी रीडिंग कहीं बुक पढ़िएगा तो आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत के खोज के लिए अपना जो है दल बल के साथ निकला। वहाँ अपने लोगों के साथ पूरी सुविधाओं के साथ जो है वो निकला हिंद महासागर होते हुए, कहाँ आने के लिए, इंडिया आने के लिए। लेकिन वो कुछ दूर आगे गया तो रास्ता भटक गया। रास्ता भटकने के वजह से वो अटलांटिक क्रॉस किया वहाँ से यूरोप के बाद, तो अटलांटिक में ही दूसरे रास्ते से मुड़ गया और वो चला गया कहाँ, एक नया जगह, एक नया दुनिया, एक दूसरे देश में चला गया और दूसरा देश खोज लिया। वहाँ गया तो वहाँ के लोगों को देखा कोलंबस, वो लाल लाल रंग के, रेड कलर के थे, और कोलंबस ने पूछा कि यही भारतीय भूखंड का क्षेत्र है। अतः उन लोगों को कोलंबस ने जो है रेड इंडियन समझकर, लाल भारतीय, रेड इंडियन बोला। क्या बोला, रेड इंडियन। दरअसल वो जो जगह खोया था कोलंबस, वो भारत का हिस्सा नहीं बल्कि वो अमेरिका था। तो गलती से ही सही एक अच्छा काम हो गया किनके द्वारा, कोलंबस के द्वारा। चूंकि अमेरिका की जानकारी यूरोप वालों को थोड़ा भी नहीं था, उनके लिए एकदम नया नया ये जगह मिला। अतः उन लोगों ने इस जगह को, जो अमेरिका था, उनको नई दुनिया बोला। यूरोप वासियों ने अमेरिका को क्या बोला, नई दुनिया है। नई दुनिया क्यों बोला, क्योंकि कोलंबस के खोज के पहले इस जगह का यानी अमेरिका की जानकारी, इस जगह की जानकारी यूरोप वालों को थोड़ा भी नहीं था, इसलिए यूरोप वासियों ने अमेरिका को क्या बोला, नई दुनिया। अब देखिए क्या था, खैर कुछ दिन के बाद फिर स्पेन का एक और यात्री अमेरिगो वेस्पुची जो है फिर गया नई दुनिया को विस्तार से ओका किया, खोज दिया। तो कोलंबस से ज़्यादा योगदान जो है अमेरिगो वेस्पुची का रहा, इसीलिए नई दुनिया का नाम रखाया क्या,
अमेरिका, अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर। अमेरिगो वेस्पुची कौन था? स्पेन का ही यात्री था, नाविक था, व्यापारी था कहिए, और इन्होंने नई दुनिया का विस्तार से खोज किया, अतः इनके नाम पर जो है उस अमेरिका का नाम, उस नई दुनिया, उस क्षेत्र का नाम, स्थान का नाम अमेरिका रख दिया गया। ये तो बात हो गई। अब कोलंबस जो अपना मिशन पर निकला था वो दूसरा लक्ष्य प्राप्त कर लिया, धोखे से अमेरिका मिल गया। फिर जो है बाद में जो कुछ दिन के बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखिएगा एक और बात, 1488 में, 1488 में ही पुर्तगाल का एक और व्यापारी निकला था, और नाविक था और व्यापारी भी था, बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज, बार्थोलोमियो डियाज जो है अफ्रीका के रास्ते, अफ्रीका तट के साइड से क्या किया, अपना निकला, और वो आते आते क्या किया, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु यानी दक्षिण साइड में जो है एक जगह, एक द्वीप का खोज कर दिया, और वहां से जो है हिंद महासागर जाना, हिंद महासागर के करीब ही। तो 1488 में पुर्तगाल के व्यापारी और नाविक बार्थोलोमियो डियाज ने दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिक्ष के खोज किया। इसको जो है इंग्लिश में केप ऑफ गुड होप बोला जाता है। अब देखिए एक समझिए कि रास्ता, एक उम्मीद जो है इन लोगों को, पुर्तगालियों को एक दिख गया उत्तम आशा अंतरिक्ष के रूप में। यहाँ पे ध्यान दीजिए, और ये लोग जो है, जो भी व्यक्ति, जो भी व्यापारी अपना समुद्री यात्रा करता था, वो अपना अपना यात्रा वृत्तांत लिखता था, क्या क्या घटनाएं उस दौरान उसके साथ हुई और क्या महसूस किए, क्या अनुभव किए, वो अपना अनुभव लोग किताबों में शेयर करते थे। तो ये लोग अपना अनुभव जो है बार्थोलोमियो डियाज अपने यात्रा वृत्तांत में लिखे थे, और इस यात्रा वृत्तांत को पढ़कर अन्य नाविक लोग, अन्य व्यापारी लोग उनसे सीख लेते थे और आगे का जो है अपना प्लान तैयार करते थे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1498 आता है, 1498 आ गया। तो 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का एक और नाविक वास्को डिगामा, पुर्तगाल का एक और नाविक कौन है? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ने भारत के मिशन पर, भारत के खोज के मिशन पर जो है यूरोप से समुद्री मार्ग से निकल जाते हैं, अपने लोगों के साथ आता है वो, अकेले तो आता नहीं है पर पूरा दल बल के साथ लगभग आता है वो। तो 1498 में पुर्तगाल के नाविक वास्को डिगामा ने भारत के खोज के लिए, भारत के समुद्री रास्ते से खोज, समुद्री रास्ते से खोज के लिए क्या किया, निकल जाता है, और वो चलते चलते पहुंचता है कहाँ, बार्थोलोमियो डियाज जो खोजा था क्या, उत्तम आशा अंतरिक्ष, वहां पे पहुंचता है इस द्वीप पर, इस टापू पर, इस द्वीप पर, उत्तम आशा अंतरिक्ष पर। उत्तम आशा अंतरिक्ष जो है दक्षिण अफ्रीका का ही भाग है। वहां पे क्या होता है, वो जाने पर उसको एक व्यक्ति मिलता है, अब्दुल मजीद, एक व्यापारी है अब्दुल मजीद, उससे मुलाकात होता है। बातों बातों में जो है वो अपना उनको बताता है भारत के बारे में, यहाँ से आइडिया देता है। अब्दुल मजीद जो है भारत का ही व्यापारी था, लेकिन कहीं कहीं जो है उसको यूरोप का भी, अरब का बताया जाता है। तो जो भी हो, तो वास्को डिगामा जो है उत्तम आशा अंतरिक्ष के रास्ते होते हुए यहाँ से उत्तम आशा अंतरिक्ष पर ले गया, जो खोज दिया था रास्ता, वहां तक जाने में उनको सहूलियत हो गया। वहां गया तो उनको जो है अब्दुल मजीद मिला, वहां से उनसे बात करने के दौरान वहां से अपना हिंद महासागर में अपना मिशन जो है आगे शुरू कर दिए, भारत के मिशन पर, भारत के खोज में आगे बढ़े। तो बढ़ते बढ़ते बढ़ ही गए, तो उनको जो है वो पहुंच गए कहाँ, भारत के मालाबार तट पर, जो केरल के कालीकट पर पड़ता था। केरल राज्य के कालीकट में पहुंचा, किस तट पर, मालाबार तट पर, मालाबार तट। उस समय जो है वहां के शासक थे, उस समय वहां के शासक थे जमोरिन, जमोरियन भी बोलते हैं उनको। जमोरियन ने उनका वेलकम किया और उनको अपने देश में जो है आने का जो है समझिए वेलकम किया, और उनको बुला कर ले गए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सवाल पूछता है अक्सर कि वास्को डिगामा का जो है वेलकम, स्वागत कौन किया था केरल के कालीकट में पहुंचने पर? जमोरियन राजा ने उनका स्वागत किया। कहाँ पहुंचे थे? मालाबार तट, केरल के कालीकट के पास जो पड़ता है मालाबार तट, वहीं पहुंचते हैं ये। इस कार्य में भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद जो दक्षिण अफ्रीका में मिले थे, उनको जो है वहां पे आइडिया दिए थे और वहां से अपने ये प्लान करके आगे बढ़े थे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब पहले जो है लोग जो है पृथ्वी को क्या समझता था? चपटी समझता था और डरता था पृथ्वी की यात्रा करने से। उन लोगों का मानना था कि पृथ्वी पर आगे गए तो हम जो है किनारों से टकरा कर गिर जाएंगे, उसके बाद जो है हम विलीन हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा, खत्म हो जाएंगे।
और विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां थी। लोग जो है विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज कर्म कांडों में बंधे हुए थे और उन लोगों को जो है मानसिक विकास न हो पाया था और हर तरह से सामाजिक और धार्मिक बंधन में बंधा गया था लोग। देखिएगा यहाँ से बहुत, लेकिन बाद में जो बहुत सारा उपकरण जो है आविष्कार हुआ जो समुद्री यात्रा को आसान बनाया, जैसे दिशा सूचक यंत्र, उसके बाद क्या कहते हैं अच्छा अच्छा नाव और भी नक्शा सब बनने लगा ताकि समुद्री यात्राएं आसान हो गई। विश्व की पहली दूरबीन की खोज नीदरलैंड के हेंस लीपर्सी नामक एक शख्स ने किया था। दूरबीन बन जाने से काफी लोगों को सहूलियत हो गया, क्योंकि 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पहले से ही लोग अपना दूरबीन के माध्यम से देख लेता था कि हम लोग कहाँ बढ़ रहे हैं। कहीं टापू भी लगता टापू था या फिर जंगल था तो उन लोग को दिख जाता था, तो ये लोग अपना रणनीति तय कर लेता था। दरअसल गैलीलियो ने बनाया था। गैलीलियो का नाम आता है, तो गैलीलियो ने जो है उच्च कोटि का दूरबीन बनाया था जो अपने खुद के फायदे के लिए, अपने यूज के लिए ये बनाए थे। लेकिन गैलीलियो से पहले हेंस लीपर्सी बनाए थे जो नीदरलैंड के थे। इनको जो चश्मा का दुकान था और ये अपना खोज किए थे दूरबीन। एस्ट्रोलॉब क्या है? एस्ट्रोलॉब जो है अक्षांश के बारे में जानने पढ़ने की ये क्या है, मशीन है। कौन? एस्ट्रोलॉब। अक्षांश देशांतर के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ना है उसको जो है आपको ग्लोब पर जो है क्या होता है, जो रेखाएं होती है, दो तरह की रेखाएं होती है। हो गया आपका ग्लोब और ये हो जाएगा इस तरह जो होता है ना, ये रेखाएं क्या है आपका अक्षांश है और ये आपका क्या होता है, देशांतर होता है। तो आपको हम जब ग्लोब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बता देंगे। तो यहाँ से आ जाइए। तो एस्ट्रोलॉब क्या है? एस्ट्रोलॉब अक्षांश जानने की एक मशीन है, इसको याद रखेंगे। यूरोप वासियों ने कंपास यानी दिशा सूचक का ज्ञान जो है और वो से सीखा था। ये बहुत जरूरी चीज था समुद्री यात्रा पर। यदि कंपास सुई नहीं होता तो उन लोगों को दिशा का ज्ञान नहीं होता था, जिसकी वजह से उनको भटकने का जो है डर रहता था और मंजिल कहीं और चल जाते थे कहीं और, जैसा कि कोलंबस के साथ हो गया था। हर बार अच्छा नहीं होता है। कोलंबस भटका तो अमेरिका खोज दिया, कोई जरूरी था सब कोई खोजिए देगा, हो सकता है कहीं खत्म हो गया। पुर्तगालियों ने एक हल्के एवं तेज चाल से चलने वाला एक जहाज बना लिया सब। क्या? उसका नाम था कैरावल। कैरावल काफी तेज चलता था और ये हल्का था और काफी लंबी दूरियां कम समय में ये लोग तय कर लेता था। ये सारी बातें हम लोग देख गए हैं। यहाँ देखेंगे 1519 ईस्वी में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया और बताया कि सब समुद्र एक दूसरे से कनेक्ट है। सर जॉन, देखिए यहाँ कैप्टन कुक ने, यहाँ पे एक और आदमी आ गया, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया के और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया का खोज कौन किया? कैप्टन कुक। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया खोज किया और न्यूजीलैंड के द्वीप के पता लगाया। कौन? कैप्टन कुक। आगे प्रेरणा लेकर जब ये लोग एक दूसरे को खोजने लगे तो नया नया सबको उपलब्धि हाथ लगने लगा, तो अन्य देश भी इस कार्य में उन लोगों को साहस बढ़ा, देखा देखी लोग भी अपना उस मिशन में उतर पड़ा ताकि अपने हिस्से में कुछ न कुछ खोज लिया जाए। क्या? सर जॉन तथा सेबास्टियन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों को खोजा। देखिए एक और जगह आता है लिस्बन। लिस्बन जो है यूरोप का एक शहर था जहाँ पे गुलाम यानी दास व्यापार होता था। आदमी के खरीद बिक्री होता था, दास व्यापार होता था यहाँ पे। कहाँ? लिस्बन में। तो ये सब बातें हो गई। अब आपको जो है यहीं से शुरुआत हो जाता है भारत में, वास्को डी गामा के एंट्री से ही शुरुआत हो जाता है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो आपको हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, वहाँ बताएंगे कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे होता है। तो यहाँ अब ये बात याद रखना है कि भारत के लिए यूरोप से समुद्री मार्ग की खोज, भारत के लिए यूरोप से समुद्री मार्ग की खोज कौन किया था? तो वास्को डी गामा कहा था। तो उसको हम लोग गलत रूप में पढ़ते हैं कि भारत में खोज कौन किया? वास्को डी गामा। नहीं, ये अपने लिए अपने फायदे लिए रास्ता खोजा और इसके पहले जो है यूरोप और भारत का कनेक्शन था, आना जाना लगा हुआ था, व्यापार चल रहा था। लेकिन व्यापार रास्ते कुस्तुनतुनिया पर जो है किसका अधिकार? तुर्की का अधिकार हो जाने से रास्ता ब्लॉक हो गया और कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया। किसके अंदर वो चला गया? तुर्की का अधीन। तो रास्ता बंद हो गया, जिसके वजह से मजबूरी में यूरोप वासियों को अपना एक नया रास्ता, नया ठिकाना जाने का जो है खोजना पड़ा। इस कार्य में जो है वास्को डी गामा को सफलता मिला। लेकिन इसके पहले प्रयास कौन किए थे? कोलंबस किए थे भारत खोजने के लिए। लेकिन वो जिनको जाना आना चाहिए था हिंद महासागर, लेकिन वो चला गया कहाँ? अटलांटिक से ही भटक गया वो
चला गया कहाँ, अमेरिका खोज दिया। तो ये सब बात है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये आप देख सकते हैं, आप इसको सबको आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। जल्द ही इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और इस पाठ का जो भी क्वेश्चन आंसर वो भी करा देंगे हम, और ऑब्जेक्टिव ही हो जाएगा। चलिए ठीक है।